हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं सोचता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे ना। और अध्ययन भी आप सटीक तरीके से कर रहे होंगे। फिलहाल आपके लिए इतवार और सोमवार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब सपने अतृप्त हों तो नींद नहीं आनी चाहिए, आराम नहीं आना चाहिए। हमें प्रतिदिन एक एग्जामिनेशन का दिन मान करके जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए सफलता हमसे दूर रहेगी। तो आइए हम लोग बातें करते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी मतलब की बात करते हैं। तो आज 5 मई है और 5 मई के दिन द हिंदू ने अपना एक एडिटोरियल कॉलम के अंतर्गत एक मैटर निकाल रखा है, या आप कह सकते हैं कि साइंस कॉलम के अंतर्गत, नॉट एडिटोरियल, क्योंकि एडिटोरियल तो आता ही नहीं संडे को। तो ऐसी स्थिति में ये इन्होंने एक साइंस का कॉलम दिया है। जैसे देखिए, साइंस द हिंदू, इसमें ये कुछ चर्चा कर रहे हैं, एक डिजीज की चर्चा कर रहे हैं। और उस डिजीज का क्या नाम है? लेप्रोसी स्प्रेड बिटवीन रेड स्क्वेरल्स एंड पीपल्स। ये क्या कर रहा है? एक स्टडी है, वह बता रही है। क्या बता रही है? कि लेप्रोसी जानवरों से फैलता है, जानवरों से मानव में आया है। और कौन सा जानवर है? तो आप कहेंगे लाल गिलहरी है। क्लियर? तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक बात कही जा रही है, आप ध्यान देंगे तो आपको एक मैटर मिलेगा यहां। हिंदू ब्यूरो में लिखा है कि एविडेंस फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। किस युग का आर्कियोलॉजिकल साइट है? तो कह रहा है कि मेडगोल युग का आर्कियोलॉजिकल साइट है। और ये कहां पर है? यह स्थान कहां पर है? तो कह रहा है कि ब्रिटेन में है, इंग्लिश सिटी है ये। और इस इंग्लिश सिटी का नाम क्या है? विनचेस्टर है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ की खुदाई के बाद यहाँ से जो अवशेष मिल रहे हैं उससे क्या मिल रहा है? तो वहाँ ये मिल रहा है कि रेड स्क्वेरल्स वन सर्व्ड एज एन इम्पोर्टेंट होस्ट फॉर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री strains that caused leprosy in a people according to study। देखिए कह रहा है कि ब्रिटेन का एक शहर है, मेडोल का मध्यकालीन शहर है, और उस शहर का नाम है विनचेस्टर। यहाँ पर आर्कियोलॉजी ने अध्ययन के दौरान ये पाया है कि जो लेप्रोसी होती है, ठीक है, जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग कहा जाता है, यह कुष्ठ रोग एक बैक्टीरिया से फैलता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो कह रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। ठीक है, क्या नाम है उसका? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, अभी हम टेस्ट में दिखाएंगे, फिलहाल हम लिख देते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया रहता कहाँ है? तो आप याद रखिएगा, यहां तो कह रहा है कि गिलहरी पर रहता है, लेकिन आगे चल करके वो कहेगा कि यह चिंपैंजी पर भी रहता है, ये लिखा हुआ है। क्लियर? और यहीं से ये मानव में आता है। क्लियर? ये इनका एक रिसर्च है, एक न्यू रिसर्च है। फिर कह रहा है कि लेप्रेसी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड डिजीज इन ह्यूमन हिस्ट्री। मानव के इतिहास में जो रोग होते हैं उन रोगों में सबसे पुराना कह रहा है, ओल्डेस्ट कह रहा है। ओल्डेस्ट जो डिजीज है वो क्या है? लेप्रोसी है।
और ये कह रहा है कि वह पुराना मतलब मानव सभ्यता का मानव जो हिस्ट्री है, ठीक है, मानवीय सभ्यता की जो हिस्ट्री है उसमें ये प्राचीनतम रोग है। लेकिन कह रहा है इतना पुराना रोग अभी भी प्रिवलेंट कर रहा है। कहाँ पर, कहाँ कहाँ अभी भी है ये है एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में। क्लियर? तो कह रहा है कि फिर इसके बाद कह रहा है इन द न्यू स्टडी द रिसर्चर्स सेड 25 ह्यूमन एंड 12 स्क्वायरल सैंपल्स टू लुक फॉर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एट 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन मैनचेस्टर। देखिए मैनचेस्टर के 2 साइट्स हैं और उन दोनों साइट से कह रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के साक्ष्य मिलते हैं और इसमें 25 मानव और ये 12 जो मतलब स्क्वायरल्स हैं, रेड स्क्वायरल्स हैं, लाल गिलहरी हैं, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, अब इस पर एक चीज आता है, गिलहरी देखिए लोग उस समय भी पालते थे, आज भी पालते थे। तो उस समय जो गिलहरी का साक्ष्य पाया गया है आर्कियोलॉजी से, वह पालतू गिलहरी है। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझ लिया। अब आइए थोड़ा इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये गिलहरी है। क्लियर? और ये आप जो देख रहे हैं ये चिंपैंजी है। ये आप इनका फर देख रहे होंगे आप, ठीक है, और इन्हीं फरों के, फर मतलब बाल, इन्हीं फरों में या इन्हीं बालों में रहता क्या है? तो आप कहेंगे कि सर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इन्हीं के बालों में रहता है और यहीं से यह मानव में आता है। क्लियर? अब दूसरी जो चीज हम देखेंगे कि ये होता क्या है कुष्ठ रोग। तो आप ये देखिए काफी बुरा रोग है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब आप समझ चुके होंगे कि ये जो डिजीज होती है ये मुख्यतः कहाँ पर होती है? तो आप कहेंगे कि स्किन डिजीज है सर। ठीक है, अन्य जगहों पर भी होगा, लेकिन अब आइए हम आगे देखते हैं इस पर क्वेश्चंस क्या है। लेकिन सबसे पहले आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लें। देखिए फर्स्ट चीज है कि लेप्रोसी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, क्रॉनिक मतलब बहुत ही पुराना, क्रॉनिक है, खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज है, विच इज कॉज्ड बाई टाइप ऑफ बैक्टीरिया। यह किसके द्वारा होता है? तो कह रहा है कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और इस बैक्टीरिया को कहते क्या है? तो कह रहा है कि उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। फिर कह रहा है कि करेंटली दिस डिजीज अफेक्ट्स 2 लाख पीपल प्रति वर्ष। ठीक है, 130 देशों में, 130 देशों में यह 2 लाख लोगों को यह प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इट इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज, मतलब यह आनुवंशिक रोग नहीं है, बट इट इज ट्रांसमिटेड। यह क्या है? तो ये कह रहा है कि देखिए यह कोई आनुवंशिक रोग नहीं है। ठीक है, अपितु ये है क्या? तो ये कह रहा है कि ये तो फैलता है, ट्रांसमिट करता है, एक से दूसरे में फैलता है। कैसे कैसे फैलेगा? तो कह रहा है कि ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज। ठीक है, नाक से जो पानी गिरता है उससे, हमारे माउथ से जो हम थूक है, खखार है, कफ है, कोल्ड है, उससे। ठीक है, फिर कह रहा है कांस्टेंट कांटेक्ट और रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, और अगर इनसे मतलब कुछ रोग से ग्रसित लोगों के संपर्क में आप अनवरत रह रहे हैं तो भी यह होता है, फैल सकता है। फिर दूसरी बात कर रहा है कि इट इन्वॉल्व्स स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यह मुख्यतः प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? त्वचा को। और किसको प्रभावित करता है? आप कहेंगे ट्रैकिया को या श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और किसको प्रभावित करता है? आंखों को प्रभावित करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था।
ठीक है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यूएनओ का, वह क्या कह रहा है, उसका ये कहना है कि इट इफेक्ट्स बोथ मेन एंड वोमेन, या औरत और मर्द दोनों को प्रभावित करता है, बट मेन आर मोस्ट अफेक्टेड, लेकिन जो पुरुष होते हैं उसमें ये ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एक जानकारी और कर लीजिएगा, यह 2:1 के रेशियो में फैलता है, मतलब 2 पुरुष और 1 स्त्री। ठीक है, ये रेशियो होता है, मतलब पुरुषों में ये ज्यादा होता है। फिर कह रहा है कि व्हाट एफर्ट्स हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड सो फार टू स्टॉप दिस डिजीज। इसका मतलब ये कहना है कि भारत सरकार ने इस रोग को रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं, तो वो कह रहा है कि देखो, पहली बात तो उन्होंने किया है कि इन द ईयर 2017 में, मतलब 2017 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने स्टार्टेड प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। 2017 में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, यह भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, कुष्ठ रोग से जागरूकता उत्पन्न करने का अभियान है। ठीक है, कुष्ठ रोग से जागरूकता का अभियान इन्होंने कब शुरू किया है? 2017 में किया था। इन द इंटायर कंट्री, पूरे देश में, मतलब भारत सरकार ने अब तक क्या प्रयास किया है, तो कह रहा है कि 2017 में भारत सरकार ने, ठीक है, कुष्ठ रोग के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया था। कहाँ? पूरे देश में। कह रहा है कि इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक पीपुल एज मच अवेयर एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक लोगों को परिचय कराना था। ठीक है, कह रहा है कि यदि रोग उत्पन्न हो चुका हो, इफ दिस डिजीज अकर्स, देन इट्स ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो इसमें क्या अवेयरनेस फैलाया जाता है कि देखो, इसमें अवेयरनेस ये फैलाया जाता है कि देखो, अगर ये रोग उत्पन्न हो चुका है, ठीक है, तो आप देरी मत करो। ठीक है, एज सुन एज अर्लियर पॉसिबल, जितना से जितना जल्दी हो सके आप क्या करो, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, उसमें कोई देरी ना करो। और दूसरा इन्होंने काम क्या किया भारत सरकार ने, तो उन्होंने दूसरा कार्य किया है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, राष्ट्रीय लेप्रोसी को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या होता है, तो इस प्रोग्राम में फोकस किया जाता है किन किन बातों पर? 2 बातों पर फोकस किया जाता है, या 2 बातों पर बल दिया जाता है। क्या 2 बातों पर बल दिया जाता है? फर्स्ट तो कहा जाता है कि प्रिवेंशन, ठीक है, मतलब सावधानी बरतें आप। फिर कह रहा है क्योर कराएं आप, सावधानी बरतें और क्योर कराएं। ये किसका एम है? नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम का। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज देखिए, इसमें वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और याद रखिएगा इससे। ठीक है, कि इसमें जिस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है उसे मिप कहा जाता है, MIP। MIP का फुल फॉर्म होता है माइक्रो बैक्टीरियम इंडेक्स पर्निल। ठीक है, MIP, माइक्रो बैक्टीरियम इंडेक्स पर्निल। ये किस वैक्सीन का नाम है? लेप्रोसी की वैक्सीन का नाम है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दिस वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय द, यह जो वैक्सीन है वो किसके द्वारा बनाई गई? ठीक है, तो वो कह रहा है कि
भारत सरकार की एक संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इसी के द्वारा यह बनाई गई है, ठीक है, क्लियर, इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के द्वारा, ठीक है, इम्यून से इम्यूनोलॉजी बना हुआ है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के द्वारा यह बनाया गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लेप्रोसी किन महाद्वीपों की विशेषता है, किन महाद्वीपों में यह ज़्यादा फैलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे महाद्वीप में नहीं होता, यूरोप में नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता एग्जैक्टली, लेकिन इसलिए वहाँ पर कम से कम दिखाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ मतलब नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि वहाँ नाम मात्र का होता है। तो होता कहाँ कहाँ है, एशिया महाद्वीप में होता है, अफ्रीका महाद्वीप में होता है और साउथ अमेरिका महाद्वीप में होता है। अब इसके ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है, तो वो कह रहा है मल्टी ड्रग थेरेपी के नाम से जाना जाता है, MDT, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आइए आगे चलते हैं। ये देखिए फिलहाल उसी का हिंदीकरण कर दिया गया। वर्तमान में लगभग 130 देशों में 2 लाख लोगों को यह बीमारी अपनी चपेट में लेती है। यह आनुवंशिक रोग नहीं है, अपितु यह ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिट करने के लिए नोज मतलब नाक और माउथ के ड्रॉपलेट्स और लगातार जब व्यक्ति संपर्क में रहता है इन्फेक्टेड लोगों से तो उससे भी होता है। इसमें प्रभावित कौन होता है, तो कह रहा है कि इसमें त्वचा और श्वसन जो ट्रैक्ट है, नली है, वह प्रभावित होती है, आंखें प्रभावित होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह स्त्री पुरुष दोनों को होता है, परंतु इसमें सबसे ज़्यादा पुरुष प्रभावित होते हैं। 2:1 हमने आपको बताया था। इस बीमारी को रोकने के लिए भारत सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं, तो इसमें 2 पॉइंट कहा गया है कि वर्ष 2017 में भारत सरकार ने संपूर्ण देश में लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन नाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य था कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए और यदि यह बीमारी हो जाए तो बिना देरी किए हुए इसका ट्रीटमेंट प्रारंभ कर दिया जाए, ठीक है। फिर दूसरा प्रयास भारत सरकार ने क्या किया है, तो वो ये किया है कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसके अंदर 2 चीज़ों पर फोकस किया जाता है, ठीक है। एक प्रिवेंशन, भाई सावधानी बरतिए आप, और क्योर कराइए आप। वैक्सीन इसमें दी जाती है MIP के बारे में, माइक्रोबैक्टीरियम इंडेक्स परनिल इसका पूरा नाम है। इस वैक्सीन का विकास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने किया है, ठीक है। और ये कहाँ फैलता है, तो इन देशों में फैलता है, ठीक। आपका ये पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर हम आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ क्वेश्चन को भी फ्रेम कर रखे हैं, आप इसे देख लें, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विच जेंडर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द लेप्रोसी, ठीक है। मतलब WHO के अनुसार कौन सा लिंग है, स्त्री पुरुष में से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इसमें वोमेन दिया गया है, मैन दिया गया है, बोथ जेंडर्स आर इक्वली अफेक्टेड दिया गया है, फिर चिल्ड्रन दिया गया है। तो अभी हमने आपको इसका आंसर बता रखा था और आप शायद करने में सक्षम हैं, और सबसे ज़्यादा ये प्रभावित पुरुषों में होता है। 2:1 हमने आपके लिए अभी शेयर किया था, ठीक है। अब आप अगला अगर क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच ऑर्गन सिस्टम आर कॉमनली अफेक्टेड बाय लेप्रोसी। लेप्रोसी के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सब बताया था, आप शायद कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार। देखिए कार्डियोवास्कुलर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं, ये तो नहीं प्रभावित होता। और ये म्यूकस को स्केलेटल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी प्रभावित नहीं होता। तो ये प्रभावित होता है स्किन, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आईज, पढ़ लिया था आपने। अब आगे हम चलते हैं और अगला जो टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विच जेंडर इज, अच्छा
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आज के हिंदू में जो विज्ञान का क्वेश्चन आया था वो क्या था। तो ये आप देखिए कि ये जो टॉपिक आया था वो है H5N1 आउटब्रेक। मतलब H5N1 एक वायरल डिजीज है, वायरस है, ये एक वायरस का नाम है, अभी बताएंगे पूरा इसके बारे में। करा कि यह आउटब्रेक हो गया है, यह पुनः फैल रहा है। ठीक है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन अनक्लियर। ठीक है, H5N1 जो रोग है, ठीक है, जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है, बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये H5N1 यह फैल रहा है, यह पुनः आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके आने का मार्ग पता नहीं है कि यह कैसे आ रहा है, आज भी यह एक रहस्य है। सवाल इस बात का है कि यह चर्चा में क्यों आएगा। तो ये आप देख रहे होंगे, ये आप एक फोटो देख रहे होंगे, ये देखिए यूएसए का टेक्सास शहर है। ठीक है, टेक्सास शहर है और उस टेक्सास शहर का एक ये गौशाला है। ठीक है, इस गौशाला में कौन है, तो आप कहोगे सर गाय है, भैंस है और बिल्ली है। ठीक है, क्लियर। और ये तीनों ही, गाय भैंस और बिल्ली, तीनों ही H5N1 से प्रभावित है। ठीक है, अब ये चीज देखिए लिखा है कि व्हाट स्टार्टेड एज ए मिस्ट्री, ये कैसे शुरू हो रही है ये रोग। ठीक है, इनमें कैसे आ रही है, ये एक रहस्य है। ये कहाँ पर शुरू हो रहा है, तो आप कहेंगे कि वन कैटिल हर्ड इन टेक्सास, ठीक है, इन मार्च एंड क्विकली कन्फर्म एज एवियन इन्फ्लुएंजा ए। ठीक है, एवियन H5N1 को क्या कहा जाता है, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, फिर अब इसमें पूरी व्याख्या आपको ये होगी कि इसमें कितने प्रतिशत लोगों पर टेस्ट किया गया है और ठीक है इसका क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो वो चीज़ें समझने के लिए बेहतर ये है कि आप यहाँ आइए और इससे देखिए आप। देखिए क्वेश्चन फॉर्म में समझाना आसान है, आप तैयार कर जाएंगे। H5N1 बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा चर्चा में क्यों है, मतलब इसी समय ये चर्चा में क्यों आया, तो आप कहोगे कि सर दो कारण से चर्चा में आता है ये। एक, क्या चर्चा में आने का कारण है, तो आप कहोगे कि सर केरल के पोल्ट्री फार्म में यह रिपोर्ट किया गया है, और दूसरा कहाँ रिपोर्ट किया गया है, यूएसए के टेक्सास की गाय और भैंसों और बिल्ली में इसके लक्षण पाए गए हैं। ठीक है, रहस्य कैसे, मतलब रहस्य क्या है कि इनमें कैसे आया, तो आप कहेंगे कि सर इन जानवरों में कैसे आया, आज भी यह रहस्य है। क्लियर। अब बच्चों एक चीज आपसे और पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर। तो आपके पूरे कॉलम का पर ही ये सब क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ये देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं। टाइप ए, टाइप बी होना चाहिए था, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, इन दोनों से सीजनल इन्फेक्शन प्रतिवर्ष होता ही रहता है। ठीक है, और टाइप सी यह मुख्यतः मानव को प्रभावित करता है। टाइप ए और टाइप बी यह किसी को प्रभावित कर सकता है, जानवरों को प्रभावित करता है, लेकिन टाइप सी यह मानव को प्रभावित करता है। लेकिन इसका अपवाद क्या है, आप कहोगे कि सर टाइप सी कुत्ते और सूअर को भी प्रभावित करता है। ठीक है, इसके साथ टाइप डी है, तो टाइप डी किसको प्रभावित करता है,
ये गाय और भैंस को प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि H का मतलब क्या है और N का क्या मतलब है। तो ये देखिए लिखा है हीमाग्लूटिनिन, H का मतलब है हीमाग्लूटिनिन और N का मतलब क्या है, न्यूरामाइंडीज। ठीक है, ये इसका मतलब है। फिलहाल ये देखिए इंडिया में इसकी क्या स्थिति है, तो आप कहेंगे कि इंडिया में भारत सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने 2019 में कहा था कि इंडिया से H5N1 समाप्त हो चुका है। मतलब भारत एवियन इन्फ्लुएंजा से या बर्ड फ्लू से या H5N1 से मुक्त हो चुका है। लेकिन एक ही साल बाद भारत सरकार का ये जो दावा था वह झूठा सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि 2020 में और 2021 में, ठीक है, देश के 15 राज्यों में इसका पुनः प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, अब एक चीज आपसे पूछ सकता है कि इससे होता क्या है, H5N1 से होता क्या है, तो आप कहेंगे फीवर, डायरिया, वोमिटिंग और निमोनिया जैसे रोग होते हैं। रिस्पिरेटरी रोग या निमोनिया, श्वसन जैसे रोग भी होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कुछ MCQ। तो पहला जो MCQ आपके सामने आ रहा है वो क्या है, तो आप कहेंगे ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ आउटब्रेक इन कैटल हर्ड्स अक्रॉस द US। ठीक है, US के अंदर जो कैटल के अंदर जानवरों के झुंड में जो ये रोग हो रहा है H5N1 का या एवियन इन्फ्लुएंजा हो रहा है, उसका कारण क्या है, तो आप कहोगे कि सर एवियन इन्फ्लुएंजा ही तो है। ये है एवियन इन्फ्लुएंजा A H5N1। क्लियर? अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है, तो कह रहा है हाउ मेनी स्टेट्स आर करेंटली अफेक्टेड बाय द आउटब्रेक। यहां हाउ मेनी स्टेट्स का मतलब है USA के स्टेट। ठीक है, तो आप कहेंगे USA के कुल 9 राज्यों में, ठीक है, इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हम अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रोसरी मिल्क सैंपल्स इन इफेक्टेड। ठीक है ना, तो अब देखें ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत जो दूध है या दुकानों में जो दूध बेचे जा रहे थे उसमें से कितने प्रतिशत की सैंपलिंग की गई है, तो कह रहा है कि 20% इसकी सैंपलिंग की गई है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रोसरी मिल्क सैंपल्स इन अफेक्टेड रीजन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, 20%। इसके बाद आपका एक नया टॉपिक शुरू हो जा रहा है, आप उसे देखें, और इसमें है पुलिकट झील के बारे में दिया है आज। तो कह रहा है कि द हिंदू ने लिखा है कि पुलिकट इन पर्ल अगेन। ठीक है, मतलब पुलिकट जो झील है वह पुनः खतरे में आ गई है, संकटग्रस्त हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहां पर लिखा है कि द पुलिकट लेक द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन इंडिया आफ्टर चिल्का। मतलब देखिए जो पुलिकट जो झील है ये है कहाँ, तो इसके जो रियल में लोकेशन है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। क्लियर? श्रीहरिकोटा रेंज इसी में ही है। ठीक है, अब आप याद रखिएगा, और ये जो झील है ये कैसी झील है,
तो आप कहेंगे खारे पानी की दूसरे नंबर की झील है। पहले नंबर की जो बड़ी झील है वो है चिल्का झील। ये इसमें यहाँ पर इस परिचय दे दिया और फिर कह रहा है कि आज ये खतरे में है। ये खतरा क्यों है, इस झील को ये खतरा क्यों है? तो इसका रीजन यहाँ बता रहा है कि इसके खतरे का कारण क्या है कि जो तमिलनाडु सरकार है इसके किनारे औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित कर रही है। तो इस औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थापित करने से ये जो चिल्का जो झील है ये प्रदूषित होगी और यहाँ इसके प्रदूषित होने का मतलब है कि दो लोगों पर इसका बड़ा असर आएगा। ठीक है, किनके ऊपर? एक तो मछुआरे के ऊपर, क्योंकि मछलियां मर जाएंगी और 10,000 से भी ज़्यादा मछुआरों की पूरी ज़िंदगी, ठीक है, वह इन्हीं मछलियों पर निर्भर होती है। और फिर इस लेक पर, इस झील पर जो है क्या होता है, माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, पक्षियां आती हैं, मतलब हजारों प्रजाति की जो पक्षियां आती हैं वो आती हैं और डर ये है कि इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों से यह कहीं नष्ट न हो जाए। क्लियर? अब ये चीज देखिए, इस पर अब हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए कहाँ पर है ये पुलिकट लेक। तो आप देखिए ये पुलिकट लेक आपको दिखाया जा रहा है। देखिए ये तमिलनाडु का हिस्सा है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पुलिकट है। और तमिलनाडु की जो सरकार है वह अपने इन्हीं हिस्सों पर जो है क्या बना रही है, अपने उद्योगों की स्थापना कर रही है। अब ये एक झील है, एक लैगून है, ये एक झील है, ठीक है। तो इस झील में पानी कहाँ से आता है ये आपसे पूछ देगा, भाई झील है तो इसका तो कोई स्रोत है नहीं, ठीक है। तो आप कहेंगे हाँ नदियों का पानी आता है। और इसमें कौन सी नदियाँ पानी लेकर आती हैं, ये देखिए मैंने लिख रखा है, कालंगी और अरायनी, दो नदियों के पानी से इसमें, ठीक है, पानी प्राप्त होता है। ठीक, अब एक चीज आपको और देखना है, ठीक है, वो देखिए क्या है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग टू द रिसेंट डेवलपमेंट कंसर्निंग पुलिकट लेक। पुलिकट झील के हाल के विकास के संबंध में मुख्य चिंता क्या है? ठीक है, जो पुलिकट झील के किनारे जो तमिलनाडु सरकार, ठीक है, उद्योगों की स्थापना कर रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन नष्ट होगा? नहीं, ठीक है। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, जी हाँ, यही प्रभावित होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जो संरक्षण है यह बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर है बी। ठीक, अब अगला आंसर आइए देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। देखिए यह द हिंदू का दूसरा कॉलम है, फर्स्ट पेज का दूसरा कॉलम है और इसमें लिखा हुआ है कि सेंटर लिफ्ट्स एक्सपोर्ट बैन ऑन ओनियन बट कंडीशंस अप्लाई। क्लियर? आप बात को समझिए, क्या कह रहा है कि सेंटर ने जो प्याज पर एक्सपोर्ट को बैन कर रखा था, ठीक है, उसे उठा लिया है। ठीक, क्लियर। लेकिन इसके बावजूद वो एक बात कह रहा है कि लेकिन जो कंडीशन है वो बनी हुई है, बैन को हटाया गया है लेकिन शर्तें बनी हुई है। क्लियर? तो आप इसे समझिए पूरी की बातें, ठीक है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो क्या कर रही है, अभी कुछ दिनों से उसने प्याज के एक्सपोर्ट पर, बाहर भेजने पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा रखा था। अब प्रतिबंध क्यों लगा रखा था? क्योंकि भारत में प्याज की कमी हो गई थी, ठीक है। तो जब प्याज की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि मांग तो वही रही लेकिन सप्लाई कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में जब इसमें असंतुलन स्थापित होगा तो किसी भी कमोडिटीज का या वस्तु का मूल्य जो है ये रातों रात बढ़ जाता है। अब प्रश्न आता है कि यह कमी क्यों हो जाती है? तो देखिए प्याज उत्पादन के क्षेत्र में अगर हम देखें
तो दुनिया में चीन, चाइना, ये प्याज उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में ही विश्व में फर्स्ट आता है, और इंडिया जो है सेकंड आता है। तो दुनिया में सेकंड रहने वाला यह देश अपने लोगों को प्याज की आपूर्ति क्यों नहीं कर पा रहा है? ये एक चिंता का विषय है। तो आप याद रखिएगा, जब प्याज बहुत महंगी क्यों हो जा रही है, तो देखिए उसका दो कारण होता है। एक तो होती होल्डिंग या जमाखोरी। तो आप देखते हैं कि किसान के खेत में जब कोई कृषि उत्पाद होता है तो उसका मूल्य बहुत घटा होता है। इवन कि खेतों में जो प्याज 7-8 रुपए में खरीदी जाती है केजी में, वही प्याज भारत में 200 रुपए में भी बेची जाती है, और उसी प्याज को बाहर ले जा करके ये और महंगा कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है होल्डिंग का, जमाखोरी का। मतलब जो बिचौलिए होते हैं वह प्याज को खरीदने के बाद अपने स्टोर में करते क्या है, उसको रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं। और जब हाहाकार मच जाता है, देश में परेशानी हो जाती है, तो वो लोग करते क्या हैं कि फिर प्याज को निकाल करके और धीरे धीरे उसको बेचना शुरू करते हैं और बड़ा मुनाफा अर्जित करते हैं। और दूसरा जो रीजन होता है दाम बढ़ने का, वो क्या दाम बढ़ने का कारण है? तो आप कहेंगे कार्टिलाइजेशन है सर, कार्टिलाइजेशन। अब ये कार्टिलाइजेशन क्या है? तो ये देखिए लिखा हुआ है कार्टिलाइजेशन, ठीक है। अब कार्टिलाइजेशन में देखिए ये होता है कि मैं आपको उसे एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ जाए, समझ लें आप। कार्टिलाइजेशन उसे कहते हैं इकोनॉमी में कि जैसे मान लीजिए कि एक स्थान है या चौराहा है, उस चौराहे पर फल बेचे जा रहे हैं, सेव बेचा जा रहा है, और सेव बेचने की जो दुकानें हैं वहां पर मान लीजिए कि 20-25 हैं, और हर सेव बेचने वाला जो दुकानदार है उन्होंने आपस में मीटिंग कर दिया कि देखो आज हम लोग 100 रुपये केजी में बेचेंगे, इससे नीचे नहीं बेच सकते। तो अब क्या होगा? ठीक है, सब लोग 100 रुपये में बेचेंगे, खरीदा कुछ में भी है, बेचा कुछ में भी जा रहा है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? तो अभी आपने देखा था कि भारत में प्याज और टमाटर दोनों ने भारतीयों को खूब रुलाया था। तो जब देश के अंदर प्याज रुलाने लगी, सरकार के ऊपर दबाव आने लगा, तो सरकार ने क्या किया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। लेकिन आज जब खेतों में प्याज पुनः आ गई है तो सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके व्यापारियों से कहा कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे कह रहा है यही चीज है, सेंटर लिफ्ट एक्सपोर्ट बैन। एक्सपोर्ट तो हटा लिया, लेकिन कह रहा है कि बट कंडीशन अप्लाई। लेकिन शर्तें जो थी, पहले वाली जो शर्तें थी वो बनी रही। क्या शर्तें थी? कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप व्यापारियों पर कितना प्रतिशत क्या लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटीज क्या लगेगी आपके ऊपर? वो 40% रहेगी, ठीक है। तो वो आज भी 40% उनसे लिया जा रहा है, ठीक है। क्लियर? और एक चीज आपको और याद रखना है
कि और क्या कंडीशन बनाए रखी गई। तो एक तो आपने पढ़ा होगा एमएसपी, और एक चीज आप और याद रखिएगा, एमईपी। ठीक है, एक तो है एमएसपी और दूसरा है एमईपी। क्लियर? ये है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, और ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उद्देश्य क्या होता है? कृषकों की रक्षा करना या किसानों की रक्षा करना है। ठीक है, या एग्रो प्रोड्यूसर्स को बचाना। किससे बचाना है? तो आप कहेंगे बिचौलियों से बचाना है, व्यापारियों से बचाना है। ठीक है, तो उसके लिए वो एमएसपी सरकार लाती है और कह देती है कि देखो, किसी वस्तु का मूल्य 22 रुपए किलो होगा, मान लीजिए, उसी को कहते हैं कि एमएसपी। सरकार ने जब उस जीन्स का या कमोडिटीज का दाम तय कर दिया तो उसको कहते हैं एमएसपी। तो इसका मतलब ये है कि 22 रुपए अगर सरकार ने केजी तय कर दिया तो आप उससे नीचे नहीं खरीद सकते। ऊपर खरीदना है खरीदो, तो ऊपर क्यों कोई खरीदेगा? तो 22 रुपए से नीचे आप नहीं खरीद सकते। तो इसका उद्देश्य क्या है? कृषकों को बचाना। ठीक है, और एमईपी का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को बचाना। यहां पर है एमएसपी। ठीक है, मतलब यह उत्पादकों को बचा रही है और यह है उपभोक्ताओं को बचा रहा है। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, इसमें सरकार ये तय करती है कि बाहर जब आप वस्तु को भेज रहे हैं तो उसको इतने रुपए, 10 रुपए केजी या 22 रुपए 50 रुपए केजी से नीचे आप नहीं भेज सकते, नहीं बेच सकते, नहीं भेज सकते। ठीक है, क्लियर? एक बात तो ये होती है कि यहां प्राइस सरकार पहले तय कर देती है, प्राइस ये फिक्स हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि क्वांटिटी फिक्स हो जाती है। ठीक है, सरकार क्वांटिटी फिक्स कर देती है कि आप इससे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं भेज सकते, कि बाहर नहीं भेज सकते। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, यह कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं होती। जब सरकार के पास उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो सरकार क्या करती है? यह क्वांटिटी की मात्रा को हटा लेती है। ठीक है, प्राइस में भी मनचाहा परिवर्तन कर सकती है। तो शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप पुनः याद रखिएगा कि चाइना वर्ल्ड फर्स्ट है, ओनियन में, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में। इंडिया सेकंड है। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पन्न की जाती है? तो आप कहोगे कि सर भारत में सबसे ज़्यादा प्याज, ठीक है, महाराष्ट्र में उत्पन्न की जाती है। सेकंड होल्ड करता है मध्य प्रदेश, और थर्ड होल्ड करता है, तीसरे स्थान पर कौन आता है? तो आप कहोगे कि सर कर्नाटक आता है। ठीक है, क्लियर? और इसी के साथ आज का ये मैटर समाप्त हो गया। मुझे बच्चों लगता है कि मेरी मेहनत आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है, आप कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो जो आपको कमेंट मिलता है तो आप उस कमेंट में कर सकते हैं। किसी प्रकार का सुधार चाहते हो या कोई मैटर चाहते हो, ठीक है, तो आप उसे कर दें। ठीक है, और मैं आपको याद दिला दूं कि चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसे कल कर दूंगा। ठीक है, आज मुझे देना था गांधी पर मैटर और गांधी और साम्यवाद पर, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं इसे नहीं दे पा रहा हूं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि कल मैंने आपको बताया था कि भारत एक विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। ग्लोबली वह स्ट्रांग दिखता है लेकिन रीजनली वह काफ़ी कमज़ोर दिखता है। ठीक है, फिर हमने आपसे कहा था कि उसका रीजन है चाइना। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था। लेकिन आज का 5 मई का अगर इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र आप उठाते हैं तो उसमें आया है, क्या आया है
कि नेपाल ने 100 रुपये की नोट जारी किया है और उस 100 रुपये के नोट पर उसने नेपाल का नक्शा घोषित किया है और उस नेपाल के हिस्से में उसने उत्तराखंड के, ठीक है, कुछ क्षेत्रों को, ठीक है, किस में दिखाया है, तो आप कह देंगे कि सर अपने नक्शे में दिखाया है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे चीन का प्रभुत्व है, ठीक है। इसके कारण भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो कौन से क्षेत्र हैं जिसको उसने अपने नक्शे में दिखाया है, आप उसे खोजिएगा और कल हम को, ठीक है, या कमेंट में आप बता दीजिएगा, अन्यथा मैं कल आपको बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक।